हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे। हमारे इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ओके, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, और अगर आप सोडियम में देखो तो 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हो सकते हैं और सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो जब ये सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? क्यों ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते? वाई आर प्रोटॉन्स नॉट एबल टू रिपेल ईच अदर इनसाइड अ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक साथ क्यों हैं? तो चिल्ड्रन, इसका आंसर जानते हैं। वाई डू प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस नॉट रिपेल ईच अदर? चिल्ड्रन, इसका आंसर है, जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तब प्रोटॉन के ऊपर एक नया फोर्स लगने लगता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या आंसर है? इन द न्यूक्लियस protons are attracted to each other due to strong nuclear force। तो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स बहुत पास में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स बहुत पास में होते हैं, तब उनके ऊपर एक नया फोर्स लगने लगता है जिसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स को पकड़ के रखता है। ओके, तो चिल्ड्रन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रिपेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो रिपेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स को रिपेल नहीं होने देता, उनको चिपका के रखता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत पावरफुल होता है। दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन easily overcome the electrostatic force of repulsion. The electrostatic force of repulsion inside the nucleus. तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इतना पावरफुल होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर इतना ताकतवर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि प्रोटॉन्स रिपेल करना चाहते हैं पर ये रिपेल करवाने की जगह उन्हें अट्रैक्ट करवा देता है। इट इज सो पावरफुल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये इतना पावरफुल होता है, इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना पावरफुल होता है कि प्रोटॉन्स को रिपेल नहीं होने देता, उनको पकड़ के रख लेता है। और चलिए, अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में लगभग 100 गुना पावरफुल होता है। इट्स 100 टाइम्स पावरफुल। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फोर्स चिल्ड्रन। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के रखता है प्रोटॉन्स को। चलिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपने 11th के पहले चैप्टर यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में भी पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत मैं आपको फिर से बता देता हूं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता।
डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो अपॉन आर स्क्वायर को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फिर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता। अगला कंसेप्ट चिल्ड्रन, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अगर दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाहर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस इससे ज्यादा है, तो वो दो प्रोटॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा है। इसका नाम न्यूक्लियर फोर्स क्यों रखा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। और चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आदत है, सॉरी खासियत है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कोई लेना देना नहीं है प्रोटॉन के चार्ज क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ओके। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में लगता है? इट एग्जिस्ट्स बिटवीन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, इट एग्जिस्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है। एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकता है। चिल्ड्रन क्यों? क्योंकि इसे चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। और जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, उतना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, और उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स इक्वली ऑन ऑल पेयर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उतना ही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उतना ही रहने वाला है। चिल्ड्रन, हमारा अगला कंसेप्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ओके। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? आइंस्टाइन ने यह पता लगा लिया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं है, बोलने में बहुत आसान दिखता है ये, पर यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आइंस्टाइन ने यह पता लगाया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए हम इसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। वी विल एक्सेप्ट द फैक्ट विदाउट प्रूफ दैट मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास। तो इसे कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि मास की मदद से एनर्जी बना सकते हो, एनर्जी की मदद से मास बना सकते हो। तो आइंस्टाइन ने पता लगाया, सपोज ये पेन का जो ढक्कन है, ओके, सपोज ये पूरी तरह से गायब हो जाए। यस, पूरी तरह से गायब हो जाए, मतलब ये बचे ही ना, बस ऐसे ही गायब हो जाए। अगर ये पूरा का पूरा ढक्कन ये गायब हो जाएगा, अगर इसका मास गायब हो गया है, तो ये जो गायब हो गया मास है, ये जो मास लॉस हुआ है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइंस्टाइन ने बताया that the energy that will be released is given by E is equals to mc square, where E is the energy that will be released when m mass will disappear. अगर m मास गायब हो गया तो वो m मास गायब होके E एनर्जी बनेगा, और c है स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही फेमस इक्वेशन है E is equals to mc square। तो ये इसका क्या मीनिंग है? अगर m मास गायब होता है
तो वो m मास e एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. So the energy that will be released when a mass of m is disappeared is given by E is equals to mc square. तो चिल्ड्रन ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है. तो E is the energy which is released, m is the mass that will get disappeared and c is the speed of light. तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड. हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट जितना मास गायब हो जाए और एनर्जी बन जाए. अगर 1 एएमयू मास एनर्जी बने तो वो कितनी एनर्जी बनेगा. तो चिल्ड्रन इजी क्वेश्चन है. फॉर्मूला है एनर्जी रिलीज्ड इज m इंटू सी स्क्वायर. चिल्ड्रन मास कितना दिया है 1 एएमयू. 1 एएमयू को आप एसआई यूनिट्स में लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. तो मैंने 1 एएमयू को एसआई यूनिट्स में लिखा. 1 एएमयू कैन बी रिटन एज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर. तो चिल्ड्रन मैंने मास की एसआई यूनिट यूज की, स्पीड ऑफ लाइट की भी एसआई यूनिट यूज की, तो ये आंसर एसआई यूनिट्स में आएगा. एनर्जी का एसआई यूनिट्स क्या होता है जूल, तो ये आंसर जूल में आएगा. ओके. पर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जूल्स को लो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 10 टू द पावर 16. यह है जूल में आंसर. अगर आप जूल को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, क्या बोला मैंने, अगर देखो ये पूरा जूल है, ये एनर्जी आ गई हमें जूल में. जूल को अगर डिवाइड कर दिया जाए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो दिस इज द आंसर. इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी रिलीज होगी. आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो. इफ यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस you will get the total energy that will get released is 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो चिल्ड्रन मेरे हिसाब से आप ये एक डेटा याद कर लो, क्योंकि अब हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना उसमें जबरदस्त कैलकुलेशंस आने वाली है, खतरनाक कैलकुलेशंस. तो चिल्ड्रन अगर कैलकुलेशंस से बचना है तो ये एक फैक्ट याद कर लो, अगर एक एएमयू मास गायब हुआ, अगर एक एएमयू मास गायब हुआ तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी निकलती है. ये फैक्ट याद कर लो चिल्ड्रन. अगर याद नहीं किया है तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस 10 बार करने पड़ेंगे. अभी आपको पता चलेगा इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं हमें. तो चिल्ड्रन याद कर लो, एक एएमयू कन्वर्ट हुआ तो 931.5 एमईवी एनर्जी मिलेगी. ये याद कर लो. अब चिल्ड्रन अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. तो चिल्ड्रन आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास में हैं. वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक फोर्स ने उन्हें पकड़ के रखा है और उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब चिल्ड्रन जब भी आप किसी फोर्स की बात करोगे तो एनर्जी की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एनर्जी के फोर्स तो लगा नहीं सकते. मान लो आपने खाना खाया ही नहीं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी क्या आप फोर्स लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे. तो फोर्स लगाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, बिना एनर्जी कैसे फोर्स लगा दोगे? तो चिल्ड्रन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम की चीज न्यूक्लियस के अंदर है तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी भी होगी, कहीं ना कहीं से एनर्जी भी आई होगी,
यानी कि अगर आप इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आपके बॉडी में एनर्जी तो होगी ना, करेक्ट। तो न्यूक्लियस के तो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो लेट अस सी व्हाट दिस कंसेप्ट इज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाने के लिए जो एनर्जी है वो कहां से आती है, लेट अस सी। चिल्ड्रन, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। लेट अस कंसिडर अ हीलियम एटम, सिंपल हीलियम। लेट अस कंसिडर हीलियम का एटम। हीलियम एटम किससे बना है? हीलियम एटम में हीलियम का न्यूक्लियस कंसिडर कर लेते हैं, ओके। हीलियम एटम की जगह हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यही होता है हीलियम का न्यूक्लियस। दिस इज हीलियम का न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन जिसे मैंने प्लस साइन से इंडिकेट किया है, 2 न्यूट्रॉन जिसे मैंने एन सिंबल से यहां पे लिखा हुआ है। अब चिल्ड्रन, इसका मास अगर आप मेजर करो, लेट इट्स मेजर्ड मास बी कैपिटल एम। मतलब इसको अगर हम मेजर करेंगे, इन चारों के, इस हीलियम के न्यूक्लियस को एक साथ अगर हम मेजर करेंगे तो मेजरमेंट की वैल्यू आ रही है कैपिटल एम। अब चिल्ड्रन, हीलियम का न्यूक्लियस बना किससे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो पहले तो मैंने इसका मास मेजर किया, मतलब एक मशीन आती है, किबल बैलेंस बोलते हैं उस मशीन को, बहुत सेंसिटिव मशीन होती है। उस मशीन की मदद से आप हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास है वो मेजर कर सकते हो। तो हीलियम के न्यूक्लियस को लिया हमने, किबल बैलेंस पे रखा और उसका मास आया m। अब चिल्ड्रन एक काम करते हैं, इसका मास कैलकुलेट करते हैं। मेजर किया तो m आया, अब कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। इस हीलियम न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज द कैलकुलेटेड मास? इसका मास कैसे कैलकुलेट करें चिल्ड्रन? देखो बताता हूं। इसके पास है 2 प्रोटॉन, तो इसके कैलकुलेटेड मास का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसके पास 2 न्यूट्रॉन भी है, 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हो गया कैलकुलेटेड मास। तो पहले हमने मेजर किया तो मास आया कैपिटल एम, फिर मैंने कैलकुलेट किया, 2 प्रोटॉन है तो इसका मास होना चाहिए 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 2 न्यूट्रॉन है तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको मैं लिख देता हूं कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेटेड मास को हम लिख देते हैं एम कैलकुलेटेड, ओके, MCALC। अब चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया है और जो एक्सपेरिमेंट से मेजर किया है दोनों सेम होने चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैलकुलेशन शुड मैच विथ मेजर्ड वैल्यू, पर ऐसा नहीं होता। तो क्या पता चला? इट वॉज फाउंड दैट द एक्चुअल मास, एक्चुअल मास कौन सा? मेजर्ड मास। एक्चुअल मास यानी कि कैपिटल एम, यानी कि जो हमने मेजर किया एक्सपेरिमेंट से, जो असली मास है हीलियम न्यूक्लियस का, इट वॉज फाउंड दैट द एक्चुअल मास इज ऑलवेज लेस देन कैलकुलेटेड मास। ओके, जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उससे हमेशा इसका मास कम निकलता है। बड़ी अजीब बात है। इसके पास क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसका वजन कितना होना चाहिए? 2 प्रोटॉन के वजन जितना प्लस 2 न्यूट्रॉन के वजन जितना। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, और जो रिजल्ट आता है और जो असली वैल्यू है मास की, उसमें फर्क है।
देयर इज अ डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड मास। तो ये जो मास हम मेजर करते हैं ये हमेशा कम निकलता है, कैलकुलेशन बड़ा आंसर दिखाता है। तो चिल्ड्रन एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में ये होता है मास होना चाहिए इतना, m कैलकुलेटेड, पर मास है m और ये m छोटा है, तो बचा हुआ मास कहां गया? तो चिल्ड्रन इसका आंसर दिया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या बोला? ये जो मास जो गायब हुआ है वो एनर्जी बन गई होगी, और उस एनर्जी की मदद से ये दो दो प्रोटॉन्स और ये जो दो न्यूट्रॉन्स हैं इसे होल्ड कर लिया गया न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या पता चला हमें? दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। जो कैलकुलेट किया वो बड़ा आंसर आता है, जो मेजर किया वो छोटा आंसर आता है। तो असली वैल्यू छोटी है, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, तो ये जो फर्क है दोनों में उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? ये जो मास डिफेक्ट है, ये जो मास गायब हो गया, मान लो कैलकुलेट किया 10, असली रिजल्ट है 9, मैं बिना यूनिट्स के बोल रहा हूं, बस जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। कैलकुलेटेड मास है 10, असली मास है 9, तो वो जो एक का मास है वो किधर गया? वो एनर्जी बन जाता है। तो दिस मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी। ये मास डिफेक्ट क्या हो जाता है? ये मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है। और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? ये बाइंडिंग एनर्जी इन सारे न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी इन सारे न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रखती है। बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बाइंडिंग एनर्जी इन सबको पकड़ के रखती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रीजन बाइंडिंग एनर्जी है। ओके, दिस मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी। चिल्ड्रन मैं पेज टर्न कर रहा हूं। तो इस बाइंडिंग एनर्जी का क्या काम है? दिस बाइंडिंग एनर्जी बाइंड मतलब पकड़ के रखना। दिस बाइंडिंग एनर्जी बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखती है। दिस बाइंडिंग एनर्जी बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो चलो ना अब एक बार फिर से देखते हैं। असली मास कम होता है, कैलकुलेटेड मास ज्यादा होता है, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड यानी जो मास है वो गायब हुआ है। कैलकुलेशंस जो हमने करके रखी है वो हमेशा बड़ी आ रही है, असली वैल्यू छोटी है, मतलब असलियत में मास गायब हुआ है। वो जो मास गायब हुआ है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। अब गायब हुआ मास क्या बन जाता है आइंस्टाइन के हिसाब से? एनर्जी। उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी की मदद से न्यूक्लियॉन्स होल्ड रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बाइंड रहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या काम है चिल्ड्रन? न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रखना, प्रोटॉन्स को पकड़ के रखना, न्यूट्रॉन्स को पकड़ के रखना। अंडरस्टूड? और यही बाइंडिंग एनर्जी की मदद से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपना इफेक्ट दिखाता है। तो चिल्ड्रन अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए कोई फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, ठीक है? तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी हो सकता है, ये हीलियम, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। यहां पे अपन लिखते हैं जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहां लिखते हैं ए मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो कोई तो एक एलिमेंट है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है, ए इसका एटॉमिक मास नंबर है। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेटेड मास कैसे पता करें? कैलकुलेटेड मास होगा, चलो इसका मास कैलकुलेट करते हैं। ये बना है जेड प्रोटॉन्स से, तो इसका मास होगा जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन। ओके, ये जेड प्रोटॉन से बना है ना, तो इसका क्या होगा कैलकुलेटेड मास? जेड प्रोटॉन से बना है तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस ये बना है जेड प्रोटॉन्स, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है चिल्ड्रन? ए होता है प्रोटॉन्स
प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहां से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स है? ए माइनस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो जेड है, तो इसके पास जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है। करेक्ट? तो जेड प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, इसके पास ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो ये है इसका कैलकुलेटेड मास। तो कैलकुलेटेड मास कैसे निकाला चिल्ड्रन हमने? सबसे पहले तो देख लिया है किससे बना है। ये चीज बनी है जेड प्रोटॉन से और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन से। तो जेड प्रोटॉन से बनी है तो इसका वजन होना चाहिए जेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये होना चाहिए इसका कैलकुलेटेड मास। तो चलिए इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में। ये हो गया कैलकुलेटेड मास। अब हम निकालते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है कैलकुलेटेड मास माइनस मेजर्ड मास। मेजर्ड मास मतलब असली मास। तो मान लो आपने कैलकुलेट किया कि 10 होना चाहिए कैलकुलेटेड मास, पर मेजर करके आ रहा है 8, तो गायब कितना हुआ मास? 2। सिंपल फॉर्मूला। तो मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एम। तो मास डिफेक्ट इज गिवन बाय, ये रहा कैलकुलेटेड मास का फॉर्मूला, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मेजर्ड मास को हम m लिखते हैं। यह है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। अब एक बार हमें मास डिफेक्ट मिल गया तो हमें एनर्जी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। करेक्ट? बाइंडिंग एनर्जी क्यों आई? क्योंकि मास गायब हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, खत्म। तो बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो ये पूरा आप टेक्निक सीख लीजिए। तो पहले हम मास को कैलकुलेट करेंगे, फिर जो मेजर्ड मास होगा उसमें से माइनस करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, सॉरी मास डिफेक्ट मिलेगा। मास डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो चिल्ड्रन आप इस पूरे कंसेप्ट को एक बार याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसकी मदद से हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है एएमयू में, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है एएमयू में। और चिल्ड्रन एटम्स के चैप्टर में अप्रोक्सीमेशंस अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 और लास्ट में आंसर आएगा 0। तो अप्रोक्सीमेट करना नहीं है, नहीं तो लास्ट में सब आंसर 0 हो जाते हैं। ओके, तो इसमें अप्रोक्सीमेशंस अलाउड नहीं है। तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.008 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.009 AMU। आपसे पूछा है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, BE मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स और 9 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब 5 न्यूट्रॉन। 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, इसलिए ऊपर 9 लिखा हुआ है। और जो मास ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस है, बेरिलियम को जब मेजर किया गया तो बेरिलियम का मास निकला 9.012 AMU। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटेड मास निकालूंगा, मास विच इज कैलकुलेटेड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नहीं प्लस ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 4। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.008 प्लस कितने न्यूट्रॉन्स है? 9 - 4, यानी कि इसके पास 5 न्यूट्रॉन्स है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.009। ये सब डेटा दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4.032 प्लस
5.045, 5 और 2 हो गया 7, 4 और 3 हो गया 7, 0 और 0 0, 5 और 4 9। तो दिस इज द कैलकुलेटेड मास। तो कैलकुलेट करके इतना मास आना चाहिए, पर एक्चुअल मास कितना है? 9.012। देखो कैलकुलेटेड ज़्यादा है 9.077 और एक्चुअल है 9.012। तो मास डिफेक्ट कितना हो गया? मास डिफेक्ट होता है कैलकुलेटेड माइनस एक्चुअल इज 9.012। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0। तो इतना मास डिफेक्ट है, 0.065 AMU का मास डिफेक्ट है। तो चिल्ड्रन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। पर चिल्ड्रन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपने थोड़ी देर पहले एक चीज रटी हुई थी, एक चीज रट ली थी। अगर एक AMU का नुकसान हो जाए तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी, तो जो एनर्जी निकलती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU का अगर नुकसान हो जाए, एक AMU अगर गायब हो जाए तो इतनी एनर्जी बनेगी। यहां पे नुकसान हुआ है 0.065 AMU का। तो अगर नुकसान हुआ है 0.065 AMU का, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी पता लगा लेते हैं। एक AMU अगर नुकसान होता तो बाइंडिंग एनर्जी होती इतनी, पर नुकसान हुआ इतने का, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 931.5 इंटू 0.065, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 60.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस को इस एनर्जी ने पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा है। 60.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम। चिरण अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है आपसे, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये क्या होता है भाई? बाइंडिंग एनर्जी पर मतलब डिवाइड न्यूक्लियॉन, ये क्या होता है? चलन बाइंडिंग एनर्जी तो हमें मिली गई है 60.55 अपॉन न्यूक्लियॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 9। कितने न्यूक्लियॉन्स है? न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल मिला के कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? 9। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस ए की वैल्यू यहां पे 9 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इफ यू कैलकुलेट 9 6 ज़ा 54 एंड 9 7 ज़ा 63 एंड लगभग लगभग राउंड ऑफ करेंगे तो 6.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the binding energy per न्यूक्लियॉन फॉर बेरिलियम। तो चिल्ड्रन मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है, लिथियम का मास दिया हुआ है। लिथियम के लिए आपको पता लगानी है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चिल्ड्रन इसका आंसर बताते हैं, इसको अब मैं भी करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेटेड मास निकालेंगे। कैलकुलेटेड मास, तो कैलकुलेटेड मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स है 3,
इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स ये दिया है 1.00759 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, इसके पास 4 न्यूट्रॉन्स है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये रहेगा इसका कैलकुलेटेड मास। तो 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, 16 17, 7 3 जा 21 और 1 22, 2.3 ओके, प्लस 8 4 जा 32, 36 प्लस 3 39, 32 प्लस 3 35, 32 प्लस 3 35, ओके। अब हमें इसे ऐड करना है, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, मैं इस 2 को निगलेक्ट कर रहा हूँ चिल्ड्रन, ओके। आई एम निगलेक्टिंग दिस 2, डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 डिजिट्स है, जबकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स है, तो आई कैन निगलेक्ट दिस 2, ओके। तो 7 और 9 हो जाएगा 16, 7 और 1 8, 8 5 13, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 2 और 3 5, 0 प्लस 0 0, 3 और 4 7, तो ये है कैलकुलेटेड मास 7.0583 AMU। अब इसका मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट होता है कैलकुलेटेड मास माइनस रियल मास दिया है 7.01653, तो 6 में से 3 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो इतना मास डिफेक्ट आएगा AMU में। दिस इज द मास डिफेक्ट। अब आप जानते हैं अगर एक AMU का मास डिफेक्ट होता तो 931.5 MeV एनर्जी निकलती, पर हमारा मास डिफेक्ट कितना है 0.04183 AMU। तो अब हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 931.5 इंटू 0.04183। तो यदि इसे सॉल्व किया जाए तो लगभग आंसर आएगा 39.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चिल्ड्रन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी तो मिली गई है 39.12, और इसके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 7, 7 5 35, फिर 7 5 35, लगभग 5.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लिथियम। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आ चुका है, पर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्टकट है, पर मैं पहले शॉर्टकट से नहीं बताऊंगा, ओके, क्योंकि इसका शॉर्टकट थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पहले मैं इसका नॉर्मल मेथड बताऊंगा, एक बड़ा तरीका बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक रिएक्शन हुआ है H12 यानी कि ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन तो है पर इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, देखो ऊपर 2 लिखा है ना, मतलब ये हाइड्रोजन है, इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, मतलब ये ड्यूटेरियम है। तो ऐसे 2 हाइड्रोजन ही बोलूंगा मैंने, ऐसे 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गए। तो आपको पता लगाना है इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकली है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हाइड्रोजन दिया है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हीलियम दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हाइड्रोजन दिया है, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं। हमें पता है
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हाइड्रोजन कितना दिया है? 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया है। अच्छा, तो क्या मैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकता हूं? बिल्कुल, न्यूक्लियॉन्स को यहां पहुंचा देते हैं। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन विल बिकम 1.125 इंटू न्यूक्लियॉन्स यहां डाल देते हैं। कितने न्यूक्लियॉन्स है इसके पास? 2 न्यूक्लियॉन्स है इसके पास, कुल मिला के 2, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसके पास 2 न्यूक्लियॉन है। तो यहां पे इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the binding energy for this H12। तो ये मिल गई हमें बाइंडिंग एनर्जी। अब चिल्ड्रन, ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों आई इसके पास? इस हाइड्रोजन के पास बाइंडिंग एनर्जी क्यों आई? क्योंकि मास डिफेक्ट हुआ होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 2.250 MeV। तो यहां से मुझे मास डिफेक्ट मिल जाएगा। तो मास डिफेक्ट फॉर हाइड्रोजन इज 2.250 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इन MeV। ओके, ये MeV में है और सी स्क्वायर को हम लोग यूनिट्स नहीं दे रहे हैं। यहां पे मैं यूनिट्स को जानबूझ के कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा सा यूनिट्स में गड़बड़ है यहां पे, बट आई एम नॉट चेंजिंग द यूनिट्स। आप चाहो तो सब ऐसा यूनिट्स बना सकते हो, आंसर लास्ट में वही आएगा जो मुझे आने वाला है। सो यू कैन आइदर कन्वर्ट एवरीथिंग टू ऐसा यूनिट्स और यू कैन लेट द यूनिट्स रिमेन एज इट इज। तो मुझे मास डिफेक्ट मिल गया इसमें। अब चिल्ड्रन, मैं सेम प्रोसीजर कर सकता हूं हीलियम के लिए। ओके, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए किया, सेम प्रोसेस अब मैं हीलियम के लिए करूंगा। ओके, तो मुझे दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हीलियम। ये वैल्यू दी है मुझे 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, देखो यहां पे क्वेश्चन में। ओके, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम कितनी हो जाएगी? न्यूक्लियॉन यहां आ जाएंगे, 7.2 इंटू हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन्स है, मैं न्यूक्लियॉन्स को यहां भेज रहा हूं, हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन्स है। तो 28.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम। अब हीलियम के पास ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों आई? क्योंकि मास डिफेक्ट हुआ होगा। तो मास डिफेक्ट फॉर हीलियम इज 28.8 डिवाइड बाय सी स्क्वायर। करेक्ट, यहां पे मास डिफेक्ट हमें मिल गया था ना, इसको अगर सी स्क्वायर से डिफेक्ट डिवाइड कर दूं तो मास डिफेक्ट मिल जाता है। तो अगर मैं इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे हीलियम का मास डिफेक्ट मिल जाएगा। यानी जब हमारे पास हाइड्रोजन था तब मास में इतना नुकसान था 2.250, लेकिन जब ये हाइड्रोजन हीलियम बना तो इतना नुकसान हो गया हीलियम में। तो चिल्ड्रन, हाइड्रोजन से जब हीलियम में कन्वर्जन हुआ तो जो मास डिफेक्ट है वो बढ़ गया। मतलब देखो, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान लो पहले मास में डिफेक्ट था 1 का, अब मास में डिफेक्ट हो गया 4 का। तो हीलियम से हाइड्रोजन बनते वक्त 3 का एक्स्ट्रा डिफेक्ट आया। पहले मास में डिफेक्ट था 1 का, मान लो ऐसा, पहले मास में डिफेक्ट था 1 का, फिर मास में डिफेक्ट हो गया 4 का। तो जब हाइड्रोजन से हीलियम बना तो इस बीच में 3 का एक्स्ट्रा मास गायब हो गया। तो चिल्ड्रन, व्हाट इज द एक्स्ट्रा मास दैट गॉट वैनिश्ड? एक्स्ट्रा मास जो गायब हुआ वो कितना हुआ? जो एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट है वो कितना है? एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट हो जाएगा
एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट इज, ये है नया नुकसान और ये है पुराना नुकसान मास का। तो जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, 28.8 बाई सी स्क्वायर माइनस 2.25। और हाँ चिल्ड्रन, ये तो मैंने हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट निकाला, लेकिन ऐसे दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इतना मास डिफेक्ट है चिल्ड्रन। दिस इज द मास डिफेक्ट फॉर वन हाइड्रोजन, रिमेंबर दिस, दिस इज द मास डिफेक्ट फॉर वन हाइड्रोजन। पर दो हाइड्रोजन कन्वर्ट हुए ना, तो हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट कितना है, इंटू टू। समझ में आया ये फैक्ट? एक हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट इतना था, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, दिस इंटू टू। तो 2.250 इंटू टू करोगे तो आएगा 4.5। तो पहले मास डिफेक्ट था 4.5 अपॉन सी स्क्वायर, अब मास डिफेक्ट हो गया 28.8 अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट कितना, ये माइनस करके, तो जो एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट है वो हो जाएगा 24.3 अपॉन सी स्क्वायर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने दिया। तो यह एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट, और क्योंकि एक्स्ट्रा मास गायब हो गया है, तो ये एक्स्ट्रा मास जब गायब होगा तब एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी एक्स्ट्रा मास E इक्वल टू MC स्क्वायर। एक्स्ट्रा मास जो गायब हुआ है वो है ये, इंटू सी स्क्वायर। E इक्वल टू एक्स्ट्रा मास जो गायब हुआ है इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कट जाएगा। So the energy that will be released is 24.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलेगी। तो चिल्ड्रन ये है लंबा मेथड, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको, पर लंबा मेथड बताना जरूरी था क्योंकि शॉर्टकट थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको। शॉर्टकट में हम कुछ काउंटर प्रोडक्टिव कुछ उल्टा करने वाले हैं शॉर्टकट में। तो पहले सही तरीका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया था तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, फिर बाइंडिंग एनर्जी की मदद से मास डिफेक्ट निकाल लिया। हीलियम के साथ भी वही किया, मास डिफेक्ट बढ़ गया मतलब एक्स्ट्रा मास गायब हो गया। वो एक्स्ट्रा, इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा मास गायब हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा मास गायब हुआ है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये है एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट और इतनी एनर्जी होगी रिलीज। अब चिल्ड्रन इसका देखो आप दूसरा मेथड शॉर्टकट। तो चिल्ड्रन इसका शॉर्टकट कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स तो वही रहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हाइड्रोजन H12, ये हम निकाल चुके थे 1.125 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1.125 इंटू, इसके पास दो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स यहां पे आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो ये स्टेप तो हमने पहले भी किया था। अब चिल्ड्रन हम मास डिफेक्ट नहीं निकालेंगे, ओके, इसको ऐसे ही रहने देंगे। हमें पता है दो हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यहां पे रिएक्टेंट्स कौन है, देखो रिएक्शन ये हुआ था ना, H12 प्लस H12 ने हमें दिया था हीलियम 24, ये हुआ था रिएक्शन, दिस वाज द रिएक्शन। तो यहां पे रिएक्टेंट्स कौन है, दो दो हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्लस इसकी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब 2.25 प्लस 2.25 4.5 MeV। तो रिएक्टेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गई। अब एक काम करेंगे, हीलियम की भी बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे। क्वेश्चन में दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हीलियम इज 7.2 MeV। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम मिल जाएगा, न्यूक्लियन यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7.2 इंटू 4 हो जाएगा 28.8। अब इसका भी मास डिफेक्ट नहीं निकाला, ना तो इसका मास डिफेक्ट निकाला ना इसका मास डिफेक्ट निकाला, सीधा रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी निकाला और प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी निकाला। अब शॉर्टकट ये है
कि जो एनर्जी रिलीज होगी उसका फॉर्मूला होगा एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है शॉर्टकट। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है 28.8 माइनस रिएक्टेंट की है 4.5, तो आंसर आ जाएगा 24.3 MeV। तो इस शॉर्टकट में फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसका मास डिफेक्ट नहीं निकालना पड़ा, इसका भी मास डिफेक्ट नहीं निकालना पड़ा, फिर एक्स्ट्रा मास डिफेक्ट भी नहीं निकालना पड़ा, सीधे सीधे आंसर आ गया। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकाला, फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकाला, फिर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे फट से आंसर आ जाता है। नाउ चिल्ड्रन, हमारा अगला कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पिछले 2 न्यूमेरिकल में निकाला, शायद लिथियम और बेरिलियम के लिए। दोनों के लिए हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को कैलकुलेट किया था। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लो होगी, यानी कि न्यूक्लियस को पकड़ने के लिए सफिशिएंट बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, तो न्यूक्लियस टूट सकता है। यानी कि वो न्यूक्लियस, उसके प्रोटॉन्स टूट के अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लो होती है तो ऐसा न्यूक्लियस, सच न्यूक्लियस इज मोर अनस्टेबल। ऐसा न्यूक्लियस अनस्टेबल ज्यादा होता है, यानी कि उसके प्रोटॉन्स के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा हो जाए, यानी न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रखने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो ऐसा न्यूक्लियस आसानी से नहीं टूटेगा, ऐसा न्यूक्लियस आसानी से चेंज नहीं होगा। सो सच न्यूक्लियस इज स्टेबल इन नेचर। सच न्यूक्लियस इज स्टेबल इन नेचर। तो अगर न्यूक्लियस के, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करें, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाई आ रही है, तो ऐसा न्यूक्लियस काफी स्टेबल होता है और ऐसा न्यूक्लियस आसानी से टूटता नहीं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर लो है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है। तो चिल्ड्रन, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो चिल्ड्रन, जैसे हमने लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी थी वो न्यूमेरिकल में, फिर बेरिलियम की करी थी, ऐसे साइंटिस्ट ने हर एक एलिमेंट की करी, हीलियम, हाइड्रोजन, सबकी सबकी सबकी, आयरन, मैंगनीज, कॉपर वगैरह वगैरह, हर एक की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट किया गया और एक ग्राफ बनाया गया। ओके, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। इस एक्सिस पे उन्होंने डाला ए मतलब एटॉमिक मास नंबर, और इस एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बना दिया। तो जब उन्होंने प्लॉट किया ए की वैल्यू 2 मतलब ड्यूटेरियम, फिर ए की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे लेके यूरेनियम तक चले गए। यूरेनियम तक भी कैलकुलेट कर लिया, उसके आगे भी कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ 238 वगैरह डाल देता हूँ। यूरेनियम होता है वैसे 238, यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 230, 235 भी होता है, 238 भी होता है, यूरेनियम के आइसोटोप्स बहुत सारे हैं। तो चलो अगर ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो इस ग्राफ का रफ शेप कुछ ऐसा दिखता है। दिस ग्राफ रफली लुक्स लाइक दिस। ओके, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अगर ये आप देखो तो ये होती है A इज इक्वल्स टू 56। अब एटॉमिक मास नंबर 56 किसका होता है? आयरन का। तो जब आयरन के लिए कैलकुलेट किया गया तो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा निकला। लगभग इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकली 8.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। ओके, तो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकली आयरन की। मतलब आयरन का जो न्यूक्लियस है
वो सबसे स्टेबल है। आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना आसान काम नहीं है, आयरन के न्यूक्लियस के टुकड़े करना आसान काम नहीं है, और आयरन के न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूट्रॉन घुसाना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्टेबल है। वही अगर आप यूरेनियम के पास चले जाओ, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, तो यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है देखो कम है, यानी यूरेनियम के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो आसानी से बाइंड नहीं हो पाते। तो यूरेनियम एक प्रॉपर्टी दिखाता है जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो यूरेनियम इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस और वो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी दिखाता है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स को देखेंगे, सपोज ये है हीलियम, हीलियम की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो है। इसका मतलब जो हीलियम है वो अपने न्यूक्लियस से खुश नहीं है। तो एक प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, हीलियम चिपक के हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स बना देता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी हम पिछली बार सीखेंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो चिल्ड्रन, इस ग्राफ से क्या सीखने को मिला? इस ग्राफ से सीखने को मिला कि वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास नंबर बहुत ज्यादा है, उनका न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं रहता। उनका न्यूक्लियस क्या करता है? उनका न्यूक्लियस सोचता है कि 238 को कम किया जाए, तो उनका न्यूक्लियस टूट जाता है। उनका न्यूक्लियस टूट के वो लोग आयरन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। और वो एलिमेंट्स जो लाइट होते हैं, लाइट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो सोचते हैं हम अपने न्यूक्लियस को जोड़ जाड़ के आयरन की तरफ बढ़ जाएं। तो चिल्ड्रन, लाइट एलिमेंट्स ट्राई टू कंबाइन देयर न्यूक्लियस एंड हेवी एलिमेंट्स ट्राई टू ब्रेक देयर न्यूक्लियस। इस कंसेप्ट को बोलते हैं, ब्रेकिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और कंबाइनिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हम डेप्थ में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये ग्राफ को आपको बस एक रफली याद रखना है। अगले वीडियो में इसके और डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे। जो अभी मैंने बताया इस वीडियो में, अगले वीडियो में वो थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा मैं। तो अभी अगर समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा।